इस लेक्चर में हमारा चर्चा का मुद्दा है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन हमें तब दिखता है जब हम एक सोलेनॉइड से करंट पास करवाते हैं। ये होता क्या है, इसे समझने से पहले हम देख लेते हैं इसके पीछे की कहानी कि एक सोलेनॉइड से अगर हम करंट का फ्लो करवाते हैं तो होगा क्या। तो इससे करंट का फ्लो करवाने के लिए हमने क्या किया, इस सोलेनॉइड को जोड़ दिया एक बैटरी के साथ और हमने इस पूरे सर्किट में एक की भी रखा ताकि सर्किट को हम क्लोज या ओपन कर सके। तो हमने माना कि ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ये है 6 ओम का, और ये जो बैटरी जिसे हमने जोड़ा इस सर्किट में, ये है 12 वोल्ट का। तो फिर इस पूरे सिस्टम में या पूरे सर्किट में करंट का फ्लो कितना होगा? बड़ा आसान सा सवाल है। हम यहां यूज करेंगे ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ से हम कहेंगे कि करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस या वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो सारे वैल्यूज यहां पुट करें तो करंट का वैल्यू हमें मिलेगा, ये होगा 2 एम्पियर। जब यह सर्किट ओपन रहेगा, अर्थात जब हमने की को टैप नहीं किया है, सर्किट ओपन है, तो करंट का फ्लो है 0। अब हमने इस सर्किट को क्लोज कर दिया इस की को टैप करते हुए, तो हमने कर दिया इस की को टैप, तो सर्किट हो गया क्लोज्ड। तो अब करंट कितना बनना चाहिए सर्किट में? 2 एम्पियर का। अर्थात 0 से 2 एम्पियर करंट होने में इसको टाइम कितना लगेगा? क्या तुरंत हो जाएगा 0 से 2 एम्पियर, अर्थात 0 टाइम में हो जाएगा ये? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या आपने कभी भी ऐसा फिजिकल फेनोमेना देखा है कि एक सर्टेन वैल्यू से एक दूसरा सर्टेन वैल्यू तक पहुंचने में उस फिजिकल क्वांटिटी को समय लगा 0 टाइम? अरे कुछ तो समय लगेगा, 1 सेकंड हो, चलिए 1 सेकंड अगर आपको ज्यादा लगे तो 0.1 सेकंड हो, चलिए यह भी अगर ज्यादा लगे तो 1 मिली सेकंड, अर्थात 0.001 सेकंड। चलिए मान लेते 1 माइक्रो सेकंड टाइम लगा, अर्थात 10⁻⁻6 सेकंड टाइम लगा। तो इस करंट को टाइम के साथ प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ में। तो यह है करंट y एक्सिस और टाइम यह है x एक्सिस। हमने माना ये जो पॉइंट है इस करंट एक्सिस में यह है 2 एम्पियर का, तो मैं यहां एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, अर्थात ये हर एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन का ये 2 एम्पियर को दर्शाएगा y एक्सिस में। और हमने माना ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये है 1 माइक्रोसेकंड, सो ये है 1 माइक्रोसेकंड। तो हम जो करंट को प्लॉट करेंगे, अगर हम माने कि ये करंट लीनियरली एक्सपेंड कर रहा है, तो ये करंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि करंट 0 था 0 टाइम में, फिर 1 माइक्रोसेकंड टाइम में करंट हो गया 2 एम्पियर। अब देखते हैं बीच की कहानी। हमने की को टैप किया और सर्किट को हमने कर दिया क्लोज्ड सर्किट। करंट बढ़ना शुरू किया और करंट को हमने माना कि 0 से 2 एम्पियर होने में वक्त लगा 1 माइक्रोसेकंड। अब देखें करंट कुछ बढ़ा, कुछ समय में कुछ बढ़ा। अब इतना करंट बढ़ने से क्या क्या और चीजें यहां पर होने वाला है ये देख लेते हैं। देखिए हमें पता है एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जब हम इससे करंट पास करवाते हैं। तो इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, चलिए हम मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है यह है B, ये होता है म्यू नॉट, अर्थात एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम मान रहे हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम ये फ्री स्पेस में या फिर कहें एयर में रखा हुआ है, इनटू n। ये n क्या है? ये n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ किसका? इस सोलेनॉइड का। सो सोलेनॉइड के यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है n। तो अगर ये सोलेनॉइड L लेंथ का हो, अगर इसका लेंथ L हो,
तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, NL। चलिए, सोलेनॉइड के अंदर का बना मैग्नेटिक फील्ड ये इसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमने सोलेनॉइड पढ़ते हुए देखा था। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सोलेनॉइड के अंदर, म्यू नॉट इंटू N इंटू इससे फ्लो किया हुआ करंट। तो जैसे ही करंट थोड़ा सा बढ़ा, कुछ तो फाइनाइट वैल्यू हुआ करंट का, उसके कारण इस सोलेनॉइड के अंदर क्रिएट हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमने माना करंट का फ्लो इस सोलेनॉइड में कुछ ऐसे हो रहा है। आप इस एंड से देखें तो आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो है। सो इस करंट के फ्लो के कारण बना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या कहें इस सोलेनॉइड के अंदर बना मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट का फ्लो नहीं था तब तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, अर्थात हम कह सकते हैं जब करंट का फ्लो नहीं था तब मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं था। अब जैसे ही थोड़ा करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड बना सोलेनॉइड के अंदर, और सोलेनॉइड के अंदर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बना वैसे ही सोलेनॉइड में कुछ फ्लक्स बना। अब अगर ये सोलेनॉइड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया का हुआ, इसका क्रॉस सेक्शन है ए, तो हर एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड के अंदर बना हुआ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया उस सोलेनॉइड का। ये है हर एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स। तो इसी को हम कह सकते हैं म्यू नॉट इंटू N इंटू I इंटू A। अब देखिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स होगा एक एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, अर्थात एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, और ये नंबर ऑफ टर्न्स है कितना, ये है NL। तो हम कहेंगे ये टोटल फ्लक्स ये होगा एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो कि है म्यू नॉट इंटू N इंटू I इंटू A इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, यह है N इंटू L। तो इसे इवेल्युएट करें तो ये बनेगा म्यू नॉट इंटू N स्क्वायर इंटू L इंटू I इंटू A। अर्थात इस सोलेनॉइड में जो टोटल फ्लक्स बन रहा है, ये टोटल फ्लक्स ये करंट के साथ प्रोपोर्शनल है, अर्थात इस सोलेनॉइड से जितना करंट फ्लो करेगा उसके साथ प्रोपोर्शनल होगा। सो ये फ्लक्स सोलेनॉइड का ये प्रोपोर्शनल होगा करंट के साथ। तो जैसे ही थोड़ा सा करंट बना या फिर थोड़ा सा करंट का फ्लो हुआ इस सोलेनॉइड से, तो इस सोलेनॉइड में कुछ फ्लक्स बना, और जैसे ही कुछ फ्लक्स बना, जब करंट नहीं था तब चूंकि फ्लक्स जीरो था, अब इसमें कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स बना, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हुआ। और किस रेट से चेंज हुआ, हमने पहले ही माना था कि ये जो टाइम है ये टाइम बहुत छोटा है, 1 माइक्रोसेकंड है, अर्थात करंट को इतना बनने में जो टाइम लगा वो बहुत कम है। तो इतने कम समय में मैग्नेटिक फ्लक्स का एक सर्टेन चेंज हुआ, तो टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये तो ह्यूज होगा। इसका मतलब उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण इस सोलेनॉइड के अंदर क्रिएट होगा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसके कॉज को ही रेजिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज रूल। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉज कौन है, मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉज है इसमें फ्लो करता हुआ करंट। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए इस सोलेनॉइड में जो ईएमएफ क्रिएट होगा वो ईएमएफ इस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगा, अर्थात मेन करंट जो कि इस बैटरी के कारण फ्लो कर रहा है इसे ओपोज करेगा इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ। अर्थात चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बहुत ज्यादा है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो कि इसे रेजिस्ट करेगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, तो ये करंट को बहुत ज्यादा ओपोज करेगा, इसे उस रेट से बढ़ने नहीं देगा। अब इसका रेट ऑफ चेंज करंट का ये घट गया। अब चूंकि करंट का रेट ऑफ चेंज घट गया
तो मैग्नेटिक फील्ड बनने का रेट ऑफ चेंज भी घट गया। तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का भी रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज, ये घट गया। तो ये घट गया तो बैक ईएमएफ भी घट गया, अर्थात इंड्यूस्ड ईएमएफ भी घट गया। अब ये कम रेजिस्ट करेगा, कम रेजिस्ट करेगा तो ये बढ़ेगा। तो करंट तो बढ़ते जाएगा लेकिन बैक ईएमएफ रहेगा, अर्थात इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा लेकिन उसका वैल्यू घटते जाएगा क्योंकि करंट का बढ़ने का रेट भी घट रहा है। तो ये बढ़ते हुए यहां पर देखें, इस सिचुएशन में क्या ये कभी भी 2 एम्पियर होगा? आप एक स्थिति मान ले, एक सिचुएशन 1.99 एम्पियर। अब इसे 2 एम्पियर बनना है तो क्या ये डायरेक्टली 2 एम्पियर बनेगा? ये 1.991 एम्पियर कभी ना कभी होगा। तो जैसे ही वो थोड़ा सा बढ़ेगा करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वो करंट को रेजिस्ट करेगा, और वो जितना करंट को रेजिस्ट करेगा वो कभी भी 2 एम्पियर नहीं होगा। मैं इस सिचुएशन को समझने के लिए आपको एक मैथमेटिकल सीरीज दे रहा हूं, वो ये है कि आप जोड़ते रहें 1 + हाफ, फिर उसके साथ जोड़े उसका आधा, फिर उसके साथ जोड़े उसका आधा, इस तरह से आप जोड़ते जाएं। इस तरह से जोड़ते हुए आप 2 के करीब पहुंचेंगे, लेकिन ये समेशन कभी भी 2 नहीं होगा। आप जितना टर्म्स जोड़ते जाएंगे आपका समेशन 2 के उतना करीब होते जाएगा, लेकिन ये कभी भी 2 नहीं होगा। तो ये स्थिति भी कुछ वैसा ही स्थिति है। करंट कितना भी बढ़ ले, जैसे ही थोड़ा करंट में चेंज होगा बैक ईएमएफ रहेगा, अर्थात ये करंट, ये कर्व चाहता है कि ये इस लाइन को टच करे, लेकिन उसे टच करने के लिए जब जब ये बढ़ेगा बैक ईएमएफ उसे उस लाइन को छूने नहीं देगा। तो इस तरह से एक सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो होता है और उस करंट के कारण उस सोलेनॉइड के अंदर जो बैक ईएमएफ क्रिएट होता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और हमने देखा कि फ्लक्स एक सोलेनॉइड के साथ एसोसिएटेड, ये प्रोपोर्शनल होगा इसके करंट के साथ। और ये स्टेटमेंट हमने डिराइव कहां से किया? इस स्टेटमेंट को हमने इस इक्वेशन से डिराइव किया। अब इस स्टेटमेंट से आगे हम कह सकते हैं कि फ्लक्स एक सोलेनॉइड के साथ एसोसिएटेड, ये बराबर होगा, जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे और उसके जगह इक्वालिटी साइन लाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाना होगा। यहां हम उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को L से इंडिकेट करते हैं और इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सो इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसका और एक नाम है, वो है सेल्फ इंडक्टेंस। आप इसे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहे या फिर इसे कहे सेल्फ इंडक्टेंस। अब एक सोलेनॉइड का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर कहें सेल्फ इंडक्टेंस, ये कितना होता है देख लेते हैं। तो इसके लिए इस इक्वेशन को आप इक्वेट कर दे इस इक्वेशन के साथ। सो हम कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये बराबर होगा μ0 × n² × L × A के।